चलिए आज जितनी पढ़ाई की जाएगी कि जो लोग मिस हैं तो वाकई में लगेगा कि मिस नहीं होना चाहिए था आज। और वैसे भी बहुत पढ़ना है आज हमें। चलो सिलेबस आता है किसी के? सिलेबस आते जी? नहीं है साथ? फिर दो जी। कोई बात नहीं, ऐसे चूहे ने खाए हुए हैं। इसको कॉपी में चिपका दो, जो आपकी कॉपी है ना इसके साथ चिपका दो इसको। पेन दे दो, पेंसिल दे दो, कुछ भी दे दो। ट्राइबल्स हमारा कंप्लीट हो गया था। जो मैंने नोट्स दिए वो सब देख लिए। अच्छा, वो जो मैंने होमवर्क दिया था वो पढ़ा? उसके रिलेटेड कुछ नहीं पता चला। और NSCN है कि करने वाले हैं? पहले से था कि करने वाले हैं? वही तो न्यूज़ थी, और क्या न्यूज़ थी? क्यों करने वाले हैं? करने क्यों वाले हैं? ये पढ़ा? यहाँ पे भी कुछ IIGs हैं जिनकी डिमांड इतने सालों से चल रही है कि हमें सेपरेट चाहिए। उनके साथ एक सीज फायर का एग्रीमेंट किया और उनको बोला है कि हम आपको इस शेड्यूल के अंदर लेके आएंगे। उनको बोला है भाई अपना रोक दो आप ऑपरेशंस। है समझ में? उधर 3-4 नाम है वहाँ पे, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। और सेम किया था NSCN के, वो पढ़ा था के वाला? वो मैंने कल शेयर भी किया है ग्रुप में। NNCN पढ़ा? पढ़ा वो? नहीं पढ़ा है? NNCN का मैंने, निकालो मोबाइल अपना, 2 मिनट में बैग में डाल देते हो मोबाइल, जैसे ठंड लगी है इसको। NNCN का कुछ होगा, निक्की सोमी। निक्की सोमी लीडर है इनका। है कुछ? न्यूज़ है, प्रिंट की न्यूज़ होगी, प्रिंट की। नोट नहीं है, प्रिंट की न्यूज़ है। ये नहीं है, ये अलग है। न्यूज़ होगी प्रिंट की। न्यूज़ है अंजलि। ये क्या है? क्या ये जो ये एक मिनट नीचे जाओ, वापस जाओ। ये क्या है? हाँ, ये तमिलनाडु का है। इसके बाद भी तो मैंने भेजा हुआ था आपका, ये ओपन नहीं है क्या? ये वाला नहीं? नहीं, ये बाहर निकलो वापस, ये तो तमिलनाडु वाला है, तो पहले भेजा था। और आगे चलो, और आगे चलो। इतना कैसे आ रहा है? अच्छा, NSCN वाला नहीं सेंड है शायद। ठीक ठीक, रुको मैं सेंड करूँगा। पढ़ा वो घर पे निकी सोमी? पढ़ा है घर पे? नहीं पढ़ा है? पिछले 1-1.5 महीने में ना 2 ग्रुप्स के साथ अलग अलग हुआ है। ठीक है, निकी सोमी जो NNCN के हैं ना, ये नागालैंड के हैं। और जो अरबी करूँगा होंगे, ये कौन सा वाला पोर्शन है, किसका है? असम का है। इन दोनों जगहों पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एग्रीमेंट हुआ है कि आज के बाद आप इन्वॉल्व नहीं रहोगे किसी भी मिलिट्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। आपकी जो डिमांड्स है हम उसको रिकॉन्साइल करेंगे, उसमें बातचीत होगी, उस चीज़ों की चली। आपको अगर याद है, मैंने एक भेजा भी हुआ था आपके ग्रुप में, पीस स्टेटस कितनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सारी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीस डील की हुई है। वहाँ पे लिखा होगा आपने, है ना? तो वही पीस लेटेस्ट 2 पीस चीज़ हुई हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था। एक NSCN के, उसको निक्की सोमी ग्रुप कहते हैं, लीडर का नाम है निक्की सोमी, ठीक है। और दूसरा वाला अरबी कर लो, ठीक है। इन दोनों एरियाज में लेटेस्ट, एक तभी मैंने कहा था आप लोगों को पढ़ने के लिए क्योंकि लेटेस्ट हुए। अगर नहीं पढ़े मैं शाम को शेयर करूंगा, पढ़ लेना वो, ठीक है। चलिए, और कुछ नोट भी भेजा था मैंने कल, वो छोटा सा ट्राइबल का।
ट्राइबल डिस्कंट इन द फॉर्म ऑफ, उसको पढ़ लो जो ओपन कर रहे थे आप अंजलि। हाँ ये दिखाया है कि ट्राइबल के साथ जो इश्यूज हमने सब देख लिए थे, इश्यूज वही वाले कॉमन है, लैंड नहीं है, समझे, जमींदार तंग कर रहे हैं, लैंडलेस हो गया, माइंस वगैरह आ गई, घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, फॉरेस्ट के राइट्स चले गए, ठीक है। अब इसी के हिसाब से देर आर नंबर ऑफ मूवमेंट्स जो उन्होंने चलाई है, जैसे बूडू लैंड का वहाँ पे मेंशन होगा, बूडू लैंड का आपने सुना, गोरखा लैंड का वहाँ पे मेंशन है, ठीक है, ऐसे नागाज का अलग से मेंशन है, ठीक है। ये सारे उनके रिएक्शंस हैं। अब क्या है, जो जैसी कम्युनिटी है उसने वैसी वैसी मूवमेंट्स चलाई हुई है, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी इनके जो मेन कॉजेज रहेंगे वो सेम रहेंगे। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला हुआ था, नॉर्थ ईस्ट वाले इकोनॉमी की वजह से नहीं लड़ रहे हैं, उनका मेन रीजन क्या है, सोशल कल्चरल आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो रही है। वो क्यों खत्म हो रही है? बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस, या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं, या तो हिंदुज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, या तो बांग्लादेशी जो है इमिग्रेंट्स वो वहां पे आ रहे हैं। इसकी वजह से उनको थोड़ा फील हो रहा है कि हमारी आइडेंटिटी, हमारा कल्चर खत्म हो रहा है, तो इसलिए वो मूवमेंट चला रहे हैं, हमें अलग करो, हमें ऑटोनॉमी दो, ठीक है, वो सब बात है। लेकिन बाकी जो रेस्ट ऑफ द इंडिया जो है उनको छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के जो बाकी पार्ट है वो किस लिए कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जितने भी रेड कॉरिडोर एरिया आप देखना, सबसे ज्यादा गरीब बेल्ट है इंडिया का, पोअर बेल्ट, पॉवर्टी सबसे ज्यादा इस बेल्ट में, जितना देखोगे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सबसे ज्यादा गरीब बेल्ट है इंडिया का। चीज गरीब हैं तो इजली वायलेंस में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको भी अपने लिए कुछ चाहिए, तो इनको लग रहा है कि ये सिस्टम वगैरह कुछ नहीं हम लोगों के लिए करने वाला, हमें जो करना है वो खुद ही करना पड़ेगा, तो इसलिए दे गेट इन्वॉल्व इन ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ट्राइबल्स कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अब देखो सोशल मूवमेंट्स याद है आप लोगों को? सोशल मूवमेंट्स कौन कौन सी सोशल मूवमेंट हमने पढ़ी थी? बैकवर्ड क्लास पढ़ ली है, बैकवर्ड क्लास 10 में पढ़ ली है, ठीक है। वुमेन मूवमेंट आपने नहीं पढ़ी होगी, वो लिंक है सेंड करूंगा, नहीं तो अपने टाइम पे भी पढ़ सकते हो, जब आपका टाइम आएगा उसमें पढ़ लेना, या लिंक देखनी है वो भी हमने उसमें पढ़ लिया था। हो गए दो, ठीक है। अब देखो इधर एक और मूवमेंट है, इसको कहते हैं एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी मूवमेंट। अब रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे मार्कर कहाँ है? संतोष, क्या क्या चाहते हो आज? ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एथनिसिटी एंड, पेंसिल भी लो, एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी मूवमेंट। क्या लिखा हुआ है? एथनिसिटी। रुक जाओ रुक जाओ, लिखना नहीं है। एथनिसिटी क्या होता है? पढ़ाया हुआ है मैंने आप लोगों को एथनिसिटी। एथनिसिटी क्या होता है? याद करो, स्ट्रैटिफिकेशन में पढ़ाया था। इट्स अ टेरिटोरियल ग्रुप हैविंग ए रिलीजन, कल्चर, कॉमन हिस्ट्री, ब्लड, ये सब चीजें लिखवाई थी, याद है? अब देखो हमने बैकवर्ड क्लास मूवमेंट्स पढ़ी, पढ़ी कौन कौन सी पढ़ी? एसएनडीपी पढ़ी,
एसएसएस पढ़ा, ठीक है, और एसआरएम पढ़ा, ये मूवमेंट्स हमने पढ़ी हुई है, ठीक है, शाबाश। अभी यहाँ पे पीजेंट मूवमेंट्स और फॉर्मल मूवमेंट, उसमें हम दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे नक्सलबारी और पढ़ेंगे तेलंगाना। और आपको देख के मिलेगा ये पीजेंट मूवमेंट्स में एट द सेम टाइम ये दोनों आइडेंटिटी के लिए लड़ी हुई मूवमेंट्स भी हैं। डन हो गया। चलो, इसके पहले अभी हमने थोड़ी देर पहले ट्राइबल्स को पढ़ा था, है ना, ट्राइबल्स का चैप्टर कंप्लीट किया। ट्राइबल्स की जितनी भी मूवमेंट्स चल रही हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो चाहे वो यहाँ पे हो, वो किस लिए लड़ रहे हैं, या मेन स्ट्रीम में हो जो मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वो क्यों लड़ रहे हैं? जो रेड कॉरिडोर एरिया वो क्यों लड़ रहे हैं? उनको क्या चाहिए? इकॉनमी, पहले इकॉनमी, आइडेंटिटी, दोनों चीजें साथ में चाहिए। अच्छा, जो नॉर्थ ईस्ट में आईआईजीज हैं वो क्यों लड़ रहे हैं? उनको क्या चाहिए? वो कवर होगा इसमें जो पढ़ा हुआ है, वही सब प्रॉब्लम्स होंगी फिर से। क्लियर हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमने रिलीजन का टॉपिक पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा। मैंने वहाँ पे रिलीजन के टॉपिक में मुस्लिम्स की प्रॉब्लम बताई थी और सिख्स की प्रॉब्लम बताई थी। और जब सिख्स की प्रॉब्लम बताई थी तब मैंने बताया था वो खालिस्तानी मूवमेंट, याद है? वो भी इथनिक आइडेंटिटी मूवमेंट हो गई। तो अब मुझे बताओ, अलग से कुछ पढ़ना है? अभी आज हमारा नक्सलबारी भी कंप्लीट हो जाएगा और तेलंगाना भी कंप्लीट हो जाएगा। एथनिसिटी का मतलब क्या है? वो मूवमेंट्स जो आपने अपने कल्चर के लिए, अपने ट्रेडिशंस के लिए, अपने कस्टम्स के लिए, या अपनी आइडेंटिटी उसके अंदर ही कवर हो जाएगा, इसी के लिए लड़िए। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए हो जाएंगी। जब हम ये सारा पढ़ लेंगे तो सारे का सारा इसके अंदर, इसमें हमने ट्राइबल्स पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया। अब क्या रह गया? नक्सलबारी मूवमेंट रहेगी, जिसको हम नक्सलिज्म बोलते हो आप लोग, और साथ में हम तेलंगाना मूवमेंट, जिसमें तेलंगाना की स्टेट बनी थी 2014 में। वो सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये अलग से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं पढ़नी, इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो करो मार्क उसको वहाँ पे सिलेबस में, जिसने नहीं लाया घर पे मार्क कर देना, ठीक है? चलिए, डन हो गया यहाँ पे, ठीक है। आज हम क्या उठाने वाले हैं? पहला वाला कौन सा है? पीजेंट्स एंड एग्रेरियन मूवमेंट है कि फॉर्मल मूवमेंट? पीजेंट्स एंड, ठीक है, वो पढ़ने वाले हैं। और इसमें एक और मूवमेंट है, कौन सी वाली? इन्वायरमेंट। वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे सोशियोलॉजी में, उसके साथ में आपका इन्वायरमेंट कंप्लीट करा दूं। तो आज हम पीजेंट पढ़ लेंगे, पीछे क्या बचा फिर? इन्वायरमेंट। तो लगभग सोशल मूवमेंट्स खत्म, कंप्लीट हो गई। कोई परेशानी, कोई इश्यू, कोई दिक्कत? चलिए आ जाओ, नक्सलबारी पे आते हैं। नक्सलबारी और तेलंगाना पे देखते हैं। सुना है इनके बारे में कभी भी? शिल्पा, कभी सुना है तेलंगाना के बारे में कुछ? क्या सुना है? थोड़ा जो भी सुना है थोड़ा और बता। डरने आज तो दो, आज भी डरने की जरूरत है? ठीक है, चलो नक्सलिज्म के बारे में बताओ। ये टेररिस्ट की तरह होते हैं, शाबाश, ओके। छीन ले गई है, ठीक, शाबाश, वेरी गुड। देखो, आज हम उठाने वाले हैं ये, क्या लिखने हैं? पीजेंट्स एंड फार्मर। कहाँ पे? पीजेंट एंड फार्मर मूवमेंट इंडिया में ना, अफगानिस्तान में नहीं ना। पीजेंट्स एंड फार्मर मूवमेंट कहाँ पे? इंडिया के अंदर। अब देखो, कहीं पे इन्होंने ये बात बोली है कि प्री इंडिपेंडेंस में ही बताओ या पोस्ट में ही बताओ, इन्होंने कुछ नहीं बोला ना ऐसा। इन्होंने क्या बोला है? सिर्फ पीजेंट एंड। तो हमें सारा कवर करना पड़ेगा ना, प्री में भी कैसा था कि नहीं था, फिर ब्रिटिश, है ना, था नहीं था, या आज़ादी के बाद कैसा रहा। बहुत सारी बातें आपको पता होंगी आज इसके रिलेटेड, आज के टाइम की चल रहे हैं मूवमेंट। तो आपके सामने लाइव एग्जाम्पल, कुछ मुझे नहीं लगता आज ज़्यादा उसमें कुछ बोलने की ज़रूरत है। तो आप बोल सकते हो कि आज की जो फार्मर मूवमेंट्स हैं वो कैसी होती हैं। तो आप तो पिछले 1 साल से देख रहे हो, साल हो गया उनको, वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, है ना, क्या क्या उनके टैक्टिक्स हैं, टेक्निक्स क्या क्या हैं उनकी, क्या क्या वो कर रहे हैं। रोड पे बैठ गए हैं, खाना वाना समुद्री बैठ के खा रहे हैं, ट्रेनें रोक दी हैं, पटरियां बंद कर दी हैं, ये सब नए टैक्टिक्स हैं। तो ये आपके आंखों के सामने यही चीज़ें देखनी होती है, लिखना है कल को एग्जाम में आपको। आज को पूछने की, बताओ जी फार्मर्स इंडिया में आज क्या क्या करते हैं, किस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या पढ़ना है?
इसमें तो रोज देख रहे हो, अभी भी ये मूवमेंट चल रही है। तो जो जो उनकी टेक्निक्स हैं, जो जो चीजें, वो सारा कुछ हमने देखना है, ठीक है। चलो आएंगे, उस पर भी आएंगे, ठीक है। तो पीजेंट्स एंड फार्म मूवमेंट, देखो इससे पहले मैं आपको एक जनरल एक व्यू दूं कि पीजेंट मूवमेंट इंडिया में कब आया, ब्रिटिशर्स के टाइम पे पीजेंट मूवमेंट कैसा था, अब कैसा है, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद कैसा था और उसके बाद अब कैसा है, ये एक जनरल व्यू है। लेकिन इससे पहले मैं आपको दो अलग से इन मूवमेंट्स को पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि ये क्या होता है, कभी कभी सीधे सीधे शॉर्ट नोट पूछते हैं, एक नक्सलबारी का और दूसरा किसका, तेलंगाना। पहले हम ये दोनों अलग से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि पीजेंट मूवमेंट्स क्या है, पीजेंट मूवमेंट कैसे इंडिया में आई, पीजेंट मूवमेंट्स का क्या सिस्टम था, ब्रिटिश के टाइम पे क्या हुआ, फिर इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या इम्पैक्ट पड़ा मूवमेंट के ऊपर, अच्छी हुई बुरी हुई, अब क्या मूवमेंट है, कैसी चल रही है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये दोनों अलग से देखेंगे, क्योंकि ये अलग से पूछी जाती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स। ये आपके एग्जाम में मुझे लगता है JKPSC में तो आप रख लो कि सीधे सीधे शॉर्ट नोट पूछेंगे, आप UPSC में नहीं पूछेंगे सीधे शॉर्ट नोट, लेकिन पूछेंगे JKPSC में सीधे आपको शॉर्ट नोट 10 मार्क्स का आएगा कि नक्सलबारी मूवमेंट के रिलेटेड कुछ बात करो। और आप बोलोगे सर तेलंगाना जो मूवमेंट है उससे तो स्टेट बनी हुई है ना, लेकिन ये एक पीजेंट मूवमेंट है। और नक्सलबारी भी जो है ये भी एक पीजेंट मूवमेंट है। दोनों की डेट्स पता है कब शुरू हुआ है, तो बता सकता है? नक्सलबारी की डेट नहीं सुनी है, चलो पहले नक्सलबारी पे आते हैं उसके बाद चलेंगे। सुनो कहानी है, कहानी सुनो, जो जो बातें मैं बोलूँगा वो आप लिख भी सकते हो, मैंने इसके नोट्स भी रखे हुए हैं, मैं क्लास के बाद वो नोट भी सेंड कर दूँगा। लेकिन जो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना चाहते हो लिखो, जो जो मैं बताऊँगा वो लिखना चाहते हो लिखो, बाकी मैं नोट भी सेंड कर लूँगा, वहाँ से भी देख लेना चीज़ों को, ठीक है। चलो ये कि नहीं सिर्फ लिखने ही लग जाना फिर सुनना कुछ भी नहीं। अब देखो नक्सलबारी, पहले नक्सलबारी पे आते हैं, शिल्पा की बात सुनते हैं। शिल्पा ने बोला सर नक्सलबारी अच्छी मूवमेंट है, हम पहले उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो उन पब्लिक डिमांड सबसे पहले, जैसे आकाशवाणी में नहीं आता था रीनू पिंकू की, ठीक है, जोधपुर से है मीना टीना। चलिए नक्सलबारी, नो व्हाट इज नक्सलबारी? यस एग्जैक्टली, नक्सलबारी इज अ विलेज, कहाँ पे जी? यस, ममता दीदी की जगह, जहाँ ममता दीदी को जानते हो ना? हाँ, बंगाल हमेशा से ना रेवोल्यूशनरी रहा है। बंगाल का इतिहास अगर उठा के देखोगे ना, बंगाल में हमेशा रेवोल्यूशन रही है, चाहे वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे उठा के देख लो, उसके बाद के टाइम को देख लो, बंगाल कभी भी वायलेंस हमेशा उसका पार्ट रहा है। यस, सब कुछ वहां से स्टार्ट हुआ। जो इनफैक्ट जब ब्रिटिशर्स आए भी ना इंडिया में, तो उन्होंने जब धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू किया, तो उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर था बंगाल वाला। क्योंकि अच्छा रेवोल्यूशनरी शुरू कहाँ से हुए? बंगाल में शुरू हुए, ठीक है। तो बंगाल कभी भी शांत, और बंगाल से आप देखोगे इंटेलेक्ट भी कैसा निकला हुआ है। रामेंद्रनाथ कहाँ गए? बंगाल। सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए? बंगाल। तो बंगाल में हमेशा इंटेलेक्चुअल लोग भी बहुत निकले और रेवोल्यूशनरीज भी निकले हुए हैं, तो ये कभी शांत बैठने वाली जगह नहीं है, ठीक है। नक्सलबारी, पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख लो, एक डेफिनेशन 2-3 लाइंस की, ताकि याद रहे आप लोगों को, भूल लेना नक्सलबारी है क्या। नक्सलबारी इज अ पीजेंट मूवमेंट नक्सलबारी इज अ पीजेंट मूवमेंट और मास MASS मास इंसर्केशन, लिख लो यार, इंसरेक्शन, इज अ पीजेंट, क्या लिखा हमने? नक्सलबारी इज अ पीजेंट मूवमेंट और मास इंसर्क्शन बाय द पीजेंट्स between May to September, between May MAY, मैं मंथ की बात कर रहा हूँ, May to September 1967
in Naxalbari area of Darjeeling district of West Bengal. डन है जी। कुछ कुछ लाइंस में लिखवाऊंगा, बाकी जो ताकि आपको याद रहे, बाकी नोट्स में मैंने पूरा कंप्रेहेंसिव सारा। डन है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई सिंपल पूछेगा जी नक्सलबारी क्या बोल रही है, पीजेंट की मूवमेंट है। मास इंसर्केशन क्या हुआ कि लार्ज लेवल पे लोग निकल रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, महीना भी बता दिया, मई से लेके सितंबर, लेकिन डेट क्या है 1967, यानी कि आज़ादी के बाद की बात है। ठीक है, ओके जी, आज़ादी के बाद। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, नक्सलबारी का जो सीड्स है ना वो आज़ादी के पहले के। बेशक ये मूवमेंट आपको 1967 में देखने को मिल रही है, बट इसके जो सीड्स है ना वो आज़ादी के पहले के हैं। इसकी जो प्रॉब्लम है ना, वो कॉजेज जो है ना वो आज़ादी के पहले के हैं। ये तब से बन रहा था, एक बहुत बड़ा विस्फोट होने की तैयारी हो रही थी, और अल्टीमेटली वो विस्फोट कब हुआ 1967, और यहीं से फिर नाम आया नक्सल्स। आप लोगों ने सुना नाम नक्सल, फिर हम सुनते हैं नक्सलाइट अटैक, यही सुनते हैं ना मीडिया में। यहाँ से 67 के बाद मीडिया में ऐसे वर्ड्स होने शुरू हुए, इससे पहले नक्सल वर्ड यूज नहीं होता था। ठीक है, क्लियर हो गया जी? किसी को कोई प्रॉब्लम है जी? अब देखिए क्या है, मैंने आपको क्यों कहा कि नक्सलिज्म का जो शुरुआत है वो आज़ादी के पहले की। देखो वेस्ट बंगाल में क्या होता था, वेस्ट बंगाल में एक सिस्टम था जिसको हम कहते थे ज्योतिदारी या अद्देदारी। ज्योतिदारी या अद्देदारी, सुना है कभी आपने? ज्योतिदारी अद्देदारी कभी सुना हुआ है नाम कि नहीं? पहली बार सुन रहे हो अपनी लाइफ में? किसमें पढ़ा हुआ है कहीं हिस्ट्री में? नहीं पढ़ा हुआ। चलो, ज्योतिदार कौन लोग होंगे, थोड़ा ये करते हैं। ज्योतिदार हो गए, सिंपल, डन। ज्योतिदार लैंडलॉर्ड हो गए। अच्छा, अब अद्देदार कौन हो गए? अब जाहिर इजी है, कौन लोग होंगे? पीजेंट्स होंगे, या लैंड लेबर्स जो उस पर काम करते हैं, या शेयर क्रॉपर्स, कुछ भी ले लो। ठीक है, डन। तो दो किस्म के लोग, एक लैंडलॉर्ड, वही सिस्टम है, एक लैंडलॉर्ड और उससे नीचे सर्फ काम करने वाले, वही फ्यूडल सिस्टम पे चले जाओ। डन हो गया, क्लियर? बस नाम अलग अलग दिए हैं, ज्योतिदार। अब ज्योतिदारी सिस्टम बोलो या अद्देदारी सिस्टम बोलो, जो मर्जी चाहो बोलो। डन हो गया जी, कोई प्रॉब्लम है? ये आज़ादी से पहले की मैं बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे वाला सिस्टम था बंगाल में 1920s 30s की बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे ऐसी चीजें। अब इस सिस्टम के हिसाब से क्या था? इस सिस्टम के हिसाब से ये था कि जमीन तो इसकी है, ओनरशिप किसका है जी? अब ओनरशिप किसके नाम का है जी? ओनरशिप है जी ज्योतिदार के नाम पे। डन है, ये इस पे काम करता है। ठीक है, तो एक काम करेगा तो बोलेगा ना कि मैं काम कर रहा हूं तो मुझे कुछ चाहिए ना, मुफ्त में थोड़े ना करेगा, कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा इसको। तो इसको क्या मिलता था, ये बोला जाता था कि यू विल गेट 1/2 ऑफ द प्रोडक्शन। वट यू विल गेट? You will get 1/2 of the production. Who will get 1/2 of the production? अद्देदार। So this is a kind of the agreement. ऐसे कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं किया जाता था, बट ऐसे बोला जाता था कि ज्योतिदार लैंडलॉर्ड की जमीन है, आपको क्या काम करना है जी? इसका आधा हिस्सा जो प्रोडक्शन, जो भी उपज होगी, जो भी प्रोडक्शन होगा, वो आधा हिस्सा हम किसको देंगे जी? आप आधा हिस्सा दे दें तो आधा किसके पास जाएगा जी? उसके पास जाएगा, ओनर है तो वो ले जाएगा। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि ये जो बोलने वाली बात थी ना कि आधा किसके नाम क्या है? अद्देदार, ये सिर्फ थियरी वाली बात थी कि आप ले लेना। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता था, एक्चुअल में चीजें काफी डिफरेंट होती थी। अब क्या डिफरेंट होती थी चीजें? अलग है, सोचो। लैंडलॉर्ड अगर, बैल पता किसको बोलते हैं? हल जो करते हैं, पता है ना? हाँ,
अगर ये प्रोवाइड करेगा बुल लैंड प्लोइंग के लिए, किसको प्रोवाइड करेगा? सर्विस दे रहा है ना ये अपना ये बुल, तो उसके पैसे काट देगा प्रोडक्शन में से। उसके बाद अगर जी फर्टिलाइज़र दे दिया तो उसको काट दिया जी, ठीक है। पानी दे दिया, उसकी फैसिलिटी दे दी उसको, तो लास्ट में ना उनको इतना भी नहीं मिलता था। बोलने में ये सिस्टम क्या था 1/2, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे यहाँ पे 1/2 होता ही नहीं। वो जितना कुछ सर्विस देता था ना वो सबका काट, बोलते ये मैंने दिया, मैंने एक दिन लकड़ी भी ला के दी, मतलब छोटी छोटी बातों का। ये तो मैं बड़ी बड़ी बातें गिनाई ना आपको, इरिगेशन दे दिया, फर्टिलाइजर, वो छोटी छोटी बातें भी गिनता था वो। आपने देखा है जमीनों के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग पता नहीं जम्मू में क्या बोलते होंगे, सूखी घास नहीं होती जो गाय खाती है, देखा है आपने? उनको क्या बोलते हो डोगरी में, क्या बोला जाता है? सूखी घास थोड़ा, उस घास को तो कुछ बोला जाता होगा ना जो गाय खाती है। अब चारा नहीं बोलना, बोलते हैं कुछ, पूछ लेना घर से। प्राले, हाँ प्राले भी बोलते हैं, ठीक है प्राले भी बोलते हैं। आपको पता है वो बैड कंडक्टर होती है हीट की, पता है आपको? वो हीट की आपने देखा हुआ है? मैं आपको बताता हूँ, अब आप सोचोगे फिर बोलोगे हाँ सर। आइस देखिए कभी, जो रेड़े में लोग लाते हैं आइस, आप देखना उस आइस के ना ऊपर वही घास रखी होती है, नीचे भी घास रखती है, साइड में भी घास होती है। घास क्यों रखी होती है उसके, सोचा कपड़ा क्यों नहीं रखेंगे उसके ऊपर? जो घास होता है ना वो बैड कंडक्टर होती है हीट की, सूखी वाली घास। तो वो क्या करती है, वो अंदर हीट को आने नहीं देती है। जब हीट को अंदर आने नहीं देती है ना तो वो पिघलता ही नहीं है। नहीं तो अगर हीट को अंदर आने देगा तो वो पिघलेगा, तो पानी तो उसमें नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप देखना हमेशा जब भी आइस वगैरह चीज़ें आएंगी ना उसके साथ वो घास वाला वो उसको कवर किया होगा, ताकि ये, हाँ फ्रूट्स में भी ऐसे होता है, ताकि बाहर से ना जाए ख़राब ना हो वो फ्रूट्स की पेटी, अगर आप जो देखोगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो अब ये क्या करते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा ना ज़मीन पे, पता क्या किया जाता है, जब उसको प्लॉ किया जाता है ना तो उसके बाद कभी क्या होता है, ज़मीन थोड़ी सूखी हो गई होती है, या उसको खुला अगर रखेंगे तो धूप की वजह से इवापोरेशन होती है, तो वो सारी उसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है। तो क्या करते हैं, उसके मॉइस्चर को रिटेन रखने के लिए समटाइम्स आप देखना कुछ ज़मीनों के ऊपर ना वो घास के वो बना के ना उनके रखे होते हैं, देखा होगा आपने बोला, ताकि उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है ना वो लॉस ना हो इन द सन हीट में। तो ये वाली सर्विस भी अगर ये देता था ना, उसका मैंने घास दिया हुआ था तो उसका भी मैं इतना काटूंगा। तो लास्ट में ना उनको इतना भी नहीं मिलता था। अब सोचो मेहनत कौन कर रहा है? मैं बोल रहा हूँ आपको, आप एक पेड़ उगा के देखो, ये तो खेती कर रहे हैं ना, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये बोलना बहुत आसान होता है खेती करना। आप एक घर में एक पेड़ उगा के देख लो और उसका ख्याल रखो, फिर आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है। उसको एरिएशन करने के लिए वो करना पड़ेगा ताकि हवा जाए, उसको पानी रोज़ देना पड़ेगा, किसी दिन सूख गया तो उसको मैन्योर देना पड़ेगा, उसको केयर करना पड़ता है। नहीं केयर करोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो जल जाएगा वो, ठीक है। तो सारी मेहनत ये कर रहे हैं लेकिन ले कौन जा रहा है सारा, और फिर ये इन सर्विसेज के नाम पे इनको कुछ मिल नहीं रहा है। चलो काम चल रहा था जैसे तैसे, ले रहे थे बेचारे, कभी 10%, कभी 20, कभी 30, ऐसे चल रहा। लेकिन क्या होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा 1942 और 43 में बहुत बड़ा फेमाइन आया था इंडिया में। हाँ एग्जैक्टली, पढ़ा होगा आप लोगों ने, बंगाल के अंदर। ये चीज़ों को याद भी रखना, उधर भी यूज़ आएंगी, हिस्ट्री में भी यूज़ आएंगी। बंगाल के अंदर ना बहुत बड़ा फेमाइन आया। अब फेमाइन का असर सबसे पहले किन के ऊपर होगा, है ना? जैसे पैंडेमिक आया, सोचो पैंडेमिक आया, ठीक है, हमारे आंखों के सामने, इस तरीके से सोचो, हमें उस जाने की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे। सोचो कोरोना जब आया, ठीक है, कोरोना के आने से पहले और कोरोना के अभी भी चल ही रहा है, अभी हम नहीं बोलेंगे चला गया कोरोना, अभी भी चल रहा है। तो इस टाइम, इस 1.5-2 साल में आपको क्या लगता है, जो लोअर क्लास के जो लोग रहे होंगे, क्या वो मजे में रह रहे हैं पिछले 2 साल से? सबसे ऐसा नहीं आप बोलेंगे 2 साल पहले वो इंजॉय कर रहे होते थे, मलेशिया घूमने जाते थे, इंडोनेशिया घूमने जाते थे छुट्टियों में, ऐसा कुछ नहीं था, बट सिचुएशन फिर भी ठीक थी। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, ये 2 साल में जो भी इकोनॉमिक, आपको सबको पता है कि इकोनॉमी में गिरावट आई है, पूरी दुनिया में आई है और इंडिया में भी आई है।
इसका सबसे पहला ब्लंट जो है किसको सहना पड़ रहा है? ऐसा नहीं है कि अपर क्लास भी सह रहा है, बट पहला अटैक किसको है, डेंजरस अटैक किसको है? क्यों? क्योंकि लोअर क्लास ऑलरेडी यहाँ पे, ये बाउंड्री लाइन अगर समझ रहे हो, लोअर क्लास यहाँ पे था, पैंडेमिक आया, इकोनॉमी ठप पड़ी, काम बंद हो गया, जहां पे जाता था वो बंद हो गया, तो ये यहां से कहां पहुंच गया? अपर क्लास अगर यहाँ पे था तो कर्जा था, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे आया, वापस आएगा तो रिवाइव होकर निकल जाएगा, लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ था तो यहाँ पहुंच गया। सेम इज द केस विद द पीजेंट्स। अब जब फेमाइन आएगा तो पहले वो वाले लोग, वो वाली क्लासेस के ऊपर अटैक होगा जो ऑलरेडी बेचारी काम चला रही है, काम चल रहा है। जैसे दिहाड़ी लेबर दिन में जाता है बेचारा, काम करता है, 400-500 मिलता है, तब जाके शाम को जाके घर में खाना खाएगा, नहीं मिलेगा अगर। आजकल देखो ये जितने भी यूपी बिहार के जो लोग हैं ना, जो ये वाले काम करते थे घर वाला, आज देखो ये घर पे आते बोलते काम वगैरह है कुछ, क्योंकि 2 साल से ना इन लोगों ने उस तरीके से इनका काम नहीं हुआ। अब इनको थोड़ा कम भी बोलोगे ना, मान जाएंगे अभी फिलहाल के लिए काम करना। क्यों? क्योंकि इनको पता है 1.5-2 साल से कुछ मिला नहीं, कुछ तो मिल जाए, कहीं से तो शुरुआत करें काम की। 2 साल से कुछ काम ही नहीं किया उन लोगों ने, तो सबसे भयानक असर किन के ऊपर होगा? इन लोगों के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी इनकी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा वीक थे। तो बहुत लैक्स में इन लोगों की डेथ, स्टारवेशन, बहुत बुरा हाल हो गया इन लोग बंगाल के अंदर। इतना खतरनाक था ये कि ये थे ना ज्योतिदार, ये भी इसकी चपेट में आ गए। ऐसा नहीं कि ये चपेट में नहीं आए, ये भी इसकी चपेट में आ गए, बट फिर भी इन लोगों के पास थोड़ा बहुत सहारा था, चीज़ें अच्छी थी, तो इन पे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा किसको हीट फेस करनी पड़ी? इन अटैकर। डन हो गया जी, क्लियर है। बहुत बुरा हाल, इतना बुरा हाल हुआ कि मतलब फेमाइन में लाखों में लोग मर रहे थे, यहाँ कोई हिसाब ही नहीं था। अब जब लोग मरना शुरू होते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है बताओ? जैसे लोग ज़्यादा इसमें मरने शुरू होंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी? क्या किया था पैंडेमिक में, जब ज़्यादा लोग मर रहे थे तो क्या करती है गवर्नमेंट फिर उस टाइम में? क्या सोचती है? या आप भी गवर्नमेंट में हो आप, तो आप क्या करोगे फिर? कंपनसेशन देने के लिए कमेटी बनाएंगे, फिर एक कमेटी की रिपोर्ट दूसरी कमेटी चेक करेगी किसने सही बोला नहीं बोला, ठीक है। तो ऐसे एक कमेटी, एक कमीशन बना था, फ्लड कमीशन, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत लिखा दूंगा, टेंशन मत लो, थोड़ा बहुत लिखा दूंगा। फ्लड कमीशन बना था। फ्लड कमीशन किस लिए बनाया गया? ताकि देखा जाए कि कितना असर है, किस इंटेंसिटी क्या है, किसके ऊपर ज़्यादा असर हुआ है, सब फिर क्या हम रिकमेंडेशन करेंगे, ये सब चीज़ें। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट जो कमेटी वगैरह बनी, उन्हें बोला किसी भी सूरत में, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, फिर मैं लिखवाऊंगा, किसी भी सूरत में 1/3 से ज़्यादा, 1/3 कितना हो गया? 33%। किसी भी सूरत में, इन एनी कंडीशन, 1/3 से ज्यादा ज्योतिदार नहीं लेना चाहिए किसी भी सिचुएशन। मतलब अनसीन, फॉरसीन सिचुएशंस भी आ जाएं, प्रोडक्शन का कितना हिस्सा? 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसका? ज्योति। ये बाकी किसको जाएगा सारा? दिस गिव राइज टू, ये वाला आपने सुना होगा, ये मूवमेंट आपने नाम सुनी होगी। अभी तक नक्सलबारी नहीं आई है, अभी सिर्फ पीछे बैकग्राउंड चल रहा है। इधर से एक मूवमेंट शुरू हो गई, तहबागा मूवमेंट। हिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे या सुना होगा कभी। जैसे ही कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि आपको क्या करना है जी, इतना होना चाहिए, तो कौन सी मूवमेंट शुरू हो गई? तहबागा मूवमेंट, कि 1/3 ही सिर्फ आपका, बाकी किसका होना चाहिए जी? बाकी 2/3 किसका होगा? हमारा होगा। डन हो गया यहाँ पे। तो दिस लेड टू द तहबागा मूवमेंट। एक बात आपके दिमाग में यहीं से आ जानी चाहिए कि नक्सलबारी मूवमेंट जो है वो डायरेक्ट शुरू नहीं हुई है, इट स्टार्टेड फ्रॉम द तहबाग, यानी कि तहबाग मूवमेंट गिव राइज टू द नक्सलबारी मूवमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्टार्ट क्या हुआ? कौन सी मूवमेंट? तहबाग। अब इसमें डिमांड क्या होगा तहबागा में? कि 1/3 किसका और बाकी 2/3 किसका? 2/3 किसका? आधी, ऊंचा बोलो थोड़ा, 2/3 किसका? हाँ, और 1/3 किसका?
लिखो थोड़ा सा फिर आगे चलेंगे। और पहले पहले ये होता था कि इसकी ज़मीन होती थी, ये इस पे काम करता था, ये बोल रहा था इसको कि तू कर मेरे इस पे काम, 52% ले जाना तो, और 50 मुझे दे जाना। गवर्नमेंट का कुछ काम नहीं था, 52 रख 50 मुझे दे, यानी कि 1/2 1/2 हो गया 50%। बट एक्चुअल में सिर्फ बोला जाता था, फिर वो बहुत सारी सर्विसेज देता था, तो लास्ट में उसको सिर्फ प्रोडक्शन का कितना मिलता था, 50 भी मिलता था, 10% या 20% हद होगी, इससे ज़्यादा उसको मिलता ही नहीं था। ठीक है, फेमाइन आया, सिचुएशन बुरी हो गई, बहुत लोग मर गए। गवर्नमेंट ने एक कमीशन अपॉइंट किया कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, रीज़न क्या है, अब क्या करें। तो उस कमेटी ने, उस कमीशन ने कहा कि 1/3 से ज़्यादा ये लोग नहीं ले सकते। एक्चुअल में भी बोल रहे हैं, ऐसे तो तुम 1-2 बोलते हो लेकिन लेता कितने हो, बहुत ज़्यादा ले। बोलते हैं किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए, फेमाइन हो जाए, कुछ भी हो जाए, 1/3 से सूखा पड़ जाए, 1/3 से ज़्यादा आप लोगों को नहीं मिलना चाहिए। यानी कि 33% ज्योतिदार लेगा और 66 से 67% कौन लेगा, अब आदीदार। ये गवर्नमेंट ने कहा। डन हो गया जी, क्लियर है जी। तो इधर से एक मूवमेंट शुरू हो गई कि हमें कितना चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। गवर्नमेंट ने भी ये बोल दिया, अब हमें अपना हक चाहिए, क्योंकि इतने आसानी से थोड़ा ना लैंडलॉर्ड मान जाएंगे, गवर्नमेंट ने बोल दिया तो वो मान के 2 मिनट में। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपनी एक मूवमेंट शुरू कर दी। तो दिस गिव राइज टू है कौन सी मूवमेंट, तेहबागा मूवमेंट। तो हम ऐसा कह सकते हैं आदीदारी सिस्टम और ज्योतिदारी सिस्टम गिव राइज टू द तेहबागा मूवमेंट, कह सकते हैं ऐसा। डन हो गया जी, लिखो थोड़ा सा जल्दी जल्दी फिर आगे चलेंगे। वो डेफिनेशन लिख दी थी ना हमने नक्सलबारी की, ठीक है। द नेचर ऑफ अग्रेरियन रिलेशंस, थोड़ा थोड़ा लिखाऊंगा ताकि आप लोगों को याद रहे, बाकी उस पर देख लेना, ठीक है। द नेचर ऑफ अग्रेरियन रिलेशंस इन वेस्ट बंगाल that developed over a period of time, that developed over a period of time was based on the system called वही ज्योतिदार एंड आदियादार। ज्योतिदार के ब्रैकेट में ज्योतिदार कौन हो गया जी, लैंडलॉर्ड, ब्रैकेट में लैंडलॉर्ड लिखना। और आदियादारी कौन हो गया जी, पीजेंट हो गया, शेयर क्रॉपर हो गया, टेनेंट हो गया, जो भी लिखना चाहते हैं लिख देना। अच्छा, डोगरी में भी शायद यही बोलते होंगे, हाफ को डोगरी में क्या बोलते हैं, आपने बोला हाफ बोलते हैं, आधा, आधा थोड़े बोलते हो, अद्धा। अब अद्देदारी को पढ़ो, अद्दे, अद्दे मीन्स हाफ। टेनेंट को कितना मिलेगा, शेयर क्रॉपर को कितना मिलेगा, हाफ। तो नाम में ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है, हाफ। तहबागा मीन्स 1/3, ठीक है, नाम में सब कुछ, ठीक है। तो अद्दा, आज के बाद याद रखना, अद्देदारी से अद्दा है ना, अद्दा है ना, डोगरी में भी अद्दा बोलते हैं, पंजाबी में भी अद्दा ही बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अद्दा कौन लेगा, पीजेंट्स लेंगे। चलो हो गया ये क्लियर। However, in practice, this system was very exploitative. This system was very exploitative. Stop. Landlord charge for all the services. कौन कौन सी सर्विसेज, लाइक लिखो, कैटल, कैटल प्रोवाइड कर रहा है, कैटल समझ रहे हो ना, मवेशी। सेकंड, प्लोइंग, स्टोरिंग गेन्स, ग्रेन्स को स्टोर करना। कहाँ पे स्टोर होते हैं ग्रेन,
स्टोर में। कितनी बड़ी बात बोली आप लोगों ने। ठीक है, लोन्स, लोन्स में भी फिर एक्स्ट्रा चार्ज, आपको पता है ना गांव का लोन कभी खत्म नहीं होता था, लाला का, एंड सो ऑन। दिस लेड टू द miserable this led to the miserable condition of peasants in this region. Stop. The situation further worsened. The situation was लिखना, the situation was further worsened after the famine of 1942-43. The situation was further worsened after the famine of 1942 and 43. Stop. To evaluate the situation, government appointed commission, नाम क्या था? फ्लड कमीशन, याद रखना, FLOOD नाम है बंदे का, फ्लड, फ्लड। To evaluate the situation, government appointed a commission and commission recommended 1/3 शेयर फॉर, किसके लिए 1/3 शेयर फॉर? हाँ, एंड रेस्ट टू द अध्ययदार। डन। यहाँ तक कहानी, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस कहानी में? कहानी चल रही है 1930 से शुरू, 2030 से शुरू हुआ। वहाँ पे अध्ययदारी ज्योतिदारी सिस्टम था, ज्योतिदार सारा कुछ ले जाता था, अध्ययदारी को कुछ नहीं मिलता था। 2 सिस्टम में कहा गया था कि हाफ इसको मिलना चाहिए, बट मिलता कुछ भी नहीं था, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। देन अल्टीमेट प्रॉब्लम जो हो गई वो कब शुरू हुई, फिर सामने आई जब फेमाइन आया 42 में, 42-43 में फेमाइन आया, उसका असर सीधे पीजेंट्स को उठाना पड़ा, थाउजेंड्स मिलियंस में उन लोगों की डेथ हुई। इसको देखते हुए फिर गवर्नमेंट ने एक कमीशन लाई। कमीशन ने कहा कि 1/3 हिस्सा जो है वो किसको मिलना चाहिए जी? वो पीजेंट्स को, इसको सॉरी ज्योतिदार्स को मिलना चाहिए, और 2/3 किनको मिलना चाहिए? इनको। तो दिस लेड टू द मूवमेंट, लिख दो इसको, ऑल दिस लेड टू द इमरजेंस ऑफ हिबागा मूवमेंट। ठीक है जी, क्लियर? देखो ये सारा हिस्ट्री की चीजें पता आप लोगों को, इसमें हिस्ट्री में भी आप लोग ये चीजें पढ़ेंगे। हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन नक्सलबारी याद रखना जरूरी नहीं है सुशो में पूछे ही ना, हो सकता है हिस्ट्री में पूछे, नक्सल आए भी हैं बहुत बार। आपके जीएस के पेपर में नक्सलबारी पूछ लें, बताओ जी नक्सलबारी के बारे में आपको क्या पता है? तो ये नहीं मान के जाना कि सिर्फ सोशियोलॉजी में नक्सलबारी आएगा, क्योंकि हिस्ट्री का टॉपिक है ना, पास्ट में हुआ है ये इवेंट। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, 42-43 में ये हुआ, फिर कमीशन आई, उसके कुछ सालों के बाद हम लोग आज़ाद हो गए ना 1947। अब देखिए जैसे फेमाइन आया, कौन सी मूवमेंट शुरू होगी? तेबागा मूवमेंट। इस मूवमेंट में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया ना जिन्होंने, वो ये थे, ये कौन है जी? CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, कम्युनिस्ट, थोड़ा याद करते हैं कम्युनिज्म के बारे में। कम्युनिज्म हमेशा किन लोगों की बात करता है? वो किन के फेवर की बात करेगा? हमेशा लोअर,
सेक्शंस लोअर क्लास की बात करेगा, तो यहाँ पे सीपीआई किन के फेवर में बात करेगा, ज्योतिदार के बारे में बात करेगा कि अध्यादारी के बारे में बात करेगा, जाहिर सी बात है पीजेंट्स के बारे में बात करेगा। तो ये एक्टिव हो गया यहाँ पे। ये जो मूवमेंट शुरू हुई ये इन्होंने शुरू करवाई, तहबागा मूवमेंट, और ये एक्टिव हो गए यहाँ पे कि अब हम जी काम करेंगे, अब हम जी बताएंगे कि इनको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, इनको जो इनका राइट है वो मिलना चाहिए, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स नहीं दे रहे। बेसिक गवर्नमेंट ने बोल दिया था, लैंडलॉर्ड्स उस तरीके से नहीं मान रहे थे, तो क्या फिर करना पड़ा, इन लोगों को मूवमेंट शुरू करनी पड़ी इस चक्कर में। अब मूवमेंट क्या शुरू हो गई, इन लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी कमेटीज बनाना शुरू किया, गांव गांव जाना शुरू कर दिया, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में बोलना शुरू कर दिया। कहीं जगहों पे तो फिर मारपीट भी शुरू हो गई, लड़ाई पे, जाहिर सी बात है लड़ाई शुरू हो गई। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे खून खराबा, क्योंकि आप सोचो उस टाइम पे सिचुएशन भी कैसी थी, चल रही थी, तो ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि उस टाइम पे उनको ये सब कुछ फेस करना पड़े। अब वर्ल्ड वार कहाँ से कहाँ तक थी, सेकंड वर्ल्ड वार 39 से लेके 44 था, तो सोचो ये वर्ल्ड वार का भी टाइम है, ब्रिटिशर्स ऑलरेडी वहाँ पे भेजी हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे ये चीज़ें, और ऑलरेडी क्विट इंडिया मूवमेंट भी थी। थिंक करो सारी चीज़ें साथ में तो समझ में आएगा। तो ब्रिटिशर्स उस टाइम पे नहीं चाहती थी कोई भी खून खराबा हो जिसकी वजह से उसको नुकसान, क्योंकि उसके पास इतनी इस टाइम पे नहीं कैपेसिटी थी इन चीज़ों को रोके। तो उसने क्या किया, उसने वो मिल गई किन के साथ, ज्योतिदास के साथ, अध्याचार के साथ नहीं मिली, और मूवमेंट को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। बट मूवमेंट अब सप्रेस होने वाली नहीं थी, क्योंकि जो सीपीआई की उसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन इंक्रीज होने लगी, क्योंकि पीजेंट के साथ गलत हो रहा था और वो अपना हक मांग, और वही हक मांग रहे थे जो उल्टा ब्रिटिश कमीशन ने बोला था, फ्लड कमीशन ने, कि 1/3 हिस्सा ही सिर्फ उनको होना चाहिए, 2/3 किनको मिलना चाहिए, पीजेंट्स को मिलना चाहिए, तो वो वही मांग रहे थे। तो ऐसे ही क्या हुआ, डिफरेंट कमेटीज बनी, गाँव गाँव में गए, बड़ा अलग माहौल हो गया, और ये वाली जो पार्टी है बहुत फेमस हो गई। और इन्होंने क्या करना, ये सिर्फ पीजेंट्स तक ही लिमिटेड नहीं रहे, नॉर्थ ईस्ट में और आपको क्या मिलता है जो स्पेशल है, चलो ये भी बता देता हूं, उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है सबसे पहला। नॉर्थ ईस्ट में सबसे आपके दिमाग में जब चलो असम आता है या नॉर्थ ईस्ट, आपको क्या मिलता है, हाँ चाय, चाय मिलती है। तो चाय के बागान में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, वो होते किसी और के, जैसे मेरे होगा वो पूरा मेरा फील्ड होगा, ठीक है, वहाँ पे मैंने जैसे फैक्ट्री में नहीं बंदे रखे होते हैं वैसे वहाँ पे होते हैं, उनको भी सैलरीज वेज बहुत कम मिलती। तो सीपीआई ने क्या किया, अपने मूवमेंट को और इंटेंस करने के लिए ना, तो वेस्ट बंगाल में और भी जगहों पे जो वर्कर्स थे, कौन से वाले वर्कर्स, उसको भी इंक्लूड कर दिया। इनके साथ भी गलत हो रहा है, इनको भी साथ में लो, इनके लिए भी हम जस्टिस करेंगे, इनकी राइट्स के लिए हम लोग लड़ेंगे। तो इसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन क्या होती गई, बढ़ती गई सीपीआई की। तो बहुत सारे जगहों में वायलेंस की भी न्यूज़ेस आती थी, बहुत सारी जगहों पे ये न्यूज़ भी आती थी कि लैंडलॉर्ड को मार दिया गया, ऐसी न्यूज़ेस भी आती थी, ठीक है। इन्होंने कुछ इनकी बातें थी, जैसे सुनना आप, उनकी भाषा में, निज कमरे दंतोलो, कोई मुझे इसका मतलब बता सकता है, निज कमरे दंतोलो, ये उनकी भाषा में थी, कुछ ऐसे नारे थे, लिख लेना, निज कमरे दंतोलो क्या मतलब होता है, ये दन नहीं है, दान, दान सॉरी, दान, दान, दान बोलते हैं ना, ये थी, हाँ, निज कमरे दान तोलो क्या मतलब है, क्या लगता है, सोचो थोड़ा सा, माइंड लगाओ, क्या बोल रहे, क्या बोलना है, निज कमरे, कमरे, कमरा पता है ना, हाँ, निज कमरे धन तोलो, शाबाश। निजी, निजी क्या होता है, निजी जीवन, पर्सनल, ठीक है, कमरे धन तोलो, अब बताओ, सोचो थोड़ा सा, निज कमरे धन तोलो का क्या मतलब है। देखो क्या होता था, लैंडलॉर्ड क्या करते थे, लैंडलॉर्ड जैसे ही फसल होती थी ना, तो वो सारी फसल उठा के ले जाते थे अपने कमरे में। जैसे ये कमरा है मेरा, तो मैंने क्या किया, सारी फसल उठाई अपने रूम में लेके आया, फिर बाद में उसको वो लेने आता था, पीजेंट बेचारा जिसने काम किया, उसको मैं ऐसे दरवाजे, हाँ क्या चाहिए सर, मैंने काम किया, अच्छा तूने मेरे से ये लिया, ये भी लिया था, पैसे लिए थे पिछली बार, तूने ये लिया था, मैंने तुझे ये सर्विस दी, तेरा कितना बचा, तेरा बचा 10%, ये ले 2 बोरियाँ उठा, निकल, पूरा कमरा भरा हुआ है,
सारा उसने मेहनत की हुई है, उसको क्या दे रहे, दो। कोई वहां पे वेटेज नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, बोलते हाँ हाँ तेरा इतना हिस्सा बन रहा, चल निकल लो। तो ये बोल रहे हैं कि जिन कमरों में जाके तुम जमा करते हो ना, अब उन्हीं कमरों में वेट होगा। जैसे आप लोग राशन कार्ड में गए भाई, राशन कार्ड में देखा क्या होता है, मुंशी बाहर होता है, अंदर जाके देखना, वो एक रखी होती है बड़ी वाली, वो लटकी होती है, वो हाथ में नहीं पकड़ी जाती, वो दीवार के साथ बंद होती है, बड़े इतना बड़ा वेटेज का मेजर होता है वो, ठीक है। तो उसमें जब या आटा या जो भी चावल लाने होंगे तो उसमें मेजर किए जाते हैं। इन्हें बोल रहे हैं कि ये साथ में लेके जाते थे मशीन्स, बोलते थे अब कमरों में, उन्हीं कमरों में पहले बराबर हम वेट करेंगे और जो हमारा हिस्सा बनता है अब हम वो लेके जाएंगे। तो कितना हिस्सा बनता है जी इनका, जी इनका हिस्सा 2/3। तुम्हारा कितना बनता है जी, तुम्हारा बनता है 1/3, तुम्हारा 1/3 हम वहीं पे रखेंगे और अपना 2/3 लेके जाएंगे। तो ऐसी ऐसी बातें थी कि निज कमरे दान तोलो, अब उन्हीं कमरों में हम दान को तोलेंगे और जितना हमारा हिस्सा बनता है अब हम लेके जाएंगे। अब आप सोचो एक बात, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लैंडलॉर्ड, एक सिचुएशन को समझो, मैं पीजेंट हूँ, आप मेरी इस वक्त फसल सब कुछ लेके चले गए, तो हम आए अपने बंधुओं को लेके 8 9 10 उन रूम्स में गए, उठाया, झगड़ा होगा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, आप पुलिस को फोन कर दोगे, या लैंडलॉर्ड ने जो अपने गुंडे रखे होंगे जिनको बोलते हैं लठमार, लठमार पता है किनको बोलते हैं वो डंडे लेके जो होते हैं बड़े बड़े, यूपी बिहार में आज भी रखे होते हैं, जो बाहुबली वगैरह लोग नहीं होते हैं उन्हें रखे होते हैं ये गाँव में। तो जैसे उनके पास आओ फिर बहुत मारते हैं वो, ठीक है। तो हो सकता है आपने वो रखे हों, तो फिर लड़ाई हो जाएगी, या पुलिस को आप बुला लोगे तो पुलिस आएगी, हो सकता है गोली चले, ज़्यादा माहौल ख़राब हो जाए, फिर डेथ हो जाए। तो ऐसी चीज़ें होनी है, क्योंकि आप देखो इस स्टेटमेंट में ही लग रहा है कि वायलेंस अब आएगा झगड़ा। अब पीजेंट्स मानने वाले नहीं थे, और ये सारा कुछ कौन कर रहा था, यस। और यही रीज़न था कि सीपीआई का एक बहुत अच्छा बेस बन गया वेस्ट बंगाल के अंदर। आज भी सीपीआई का बेस अच्छा है। और अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी ना, लेटेस्ट सुनते रहते हो अगर पॉलिटिक्स में, बोलते हैं जो ममता बनर्जी है ना, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, आईएनसी नहीं है, तृणमूल कांग्रेस, वो अलग सेक्शन है कांग्रेस का, ठीक है। आपने सुना होगा बंगाल में काफ़ी वायलेंस होता है, बीजेपी वाले इनको मारते हैं, वो इनको मारते हैं खूब, बहुत। जिस दिन जीती भी थी उस दिन बोला था कि बीजेपी वालों को मारा था और वो भाग गए हैं असम में, तो डर के कि अब हमें मारेंगे तो वो भागे, मतलब इस लेवल तक वायलेंस होता है। ये बोला जाता है कि जितना भी काडर था ना कम्युनिस्ट पार्टी का, काडर मतलब काडर मीन्स वर्कर्स, कार्यकर्ता, वो सारे का सारा आज वो किसका काडर है, वो ममता दीदी का, ऐसा बोला जाता है। और ये लोग हमेशा से एक्टिव मोबिलाइज्ड रहते हैं, ज़मीनी सतह से जुड़े हुए लोग हैं ये, इनका हमेशा से मैं आपको बता रहा हूँ 1940 से ये चीज़ें चल रही हैं। तो बोले जितने भी काडर थे अब वो सारे किस में शिफ्ट हो गए, क्योंकि सीपीआई का बेस है वेस्ट बंगाल में, अब आज के टाइम पे खत्म हो गया। तो जो लेकिन जो लोग थे वो कहाँ जाएंगे, उनको तो कहीं ना कहीं जाना। अब सीपीआई पार्टी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही, वो क्यों नहीं इंपॉर्टेंस रही वो भी पता चल जाएगा आपको, लेकिन वो लोग कहाँ जाएंगे, लोग तो उधर ही रहेंगे ना। तो लोगों ने कोई ना कोई तो ज्वाइन करनी है, तो उन्होंने किसको ज्वाइन किया, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस। इसलिए बोलते हैं कि तृणमूल कांग्रेस में अगर आप देखोगे तो वायलेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखते हैं, उनके अगेंस्ट में कुछ बोलोगे बहुत पिटाई करते हैं। और मुझे लगता है कि एक ही पार्टी है पूरे इंडिया के अंदर जो बीजेपी की टकी टक्कर की है स्टेट में, बाकी कोई भी पार्टी के अंदर दम नहीं है, सिर्फ ममता दीदी के अलावा और किसी में दम नहीं है इंडिया में कि वो उसके अगेंस्ट में खड़े हो सके, ठीक है। बट खड़े हों एक लेवल, बट वायलेंस, चलो लोगों की डेथ होती है वो अच्छी चीज़ नहीं है, और बहुत बुरा हाल होता है वहाँ पे फिर इस लेवल पे, ठीक है। तो क्लियर हो गई चीज़ें, तो कैसी कैसी बातें आने शुरू हो गई, इस तरीके की बातें। और इनफैक्ट क्या कर रहे, गाँव जाने लगे, धमकियाँ देने लगे, सुधर जाओ, अपना हिस्सा चुपचाप दो, हमें आने की ज़रूरत ना पड़े। देखो अब आज हम आ रहे हैं तो सीधे बता रहे हैं, ऐसे ऐसे बोलते थे, आज हम सिर्फ आए हैं बताने के लिए कि दे देना हिस्सा, कल को हम आएंगे तो बोलेंगे नहीं, कल को हम उठा के ले जाएंगे सीधे अपना हिस्सा, फिर मारकाट होगी, फिर पिटाई होगी तुम्हारी, पुलिस को तो बताना ही नहीं, पुलिस के साथ जुड़ने की सोचना भी नहीं, तुम्हारी फिर और पिटाई करेंगे हम लोग, हम नंबर में ज़्यादा हैं, बहुत हो गया तुम लोगों का, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होने लगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, सीपीआई के एक अच्छा खासा बंगाल के अंदर बेस होगा। यही रीज़न है कि आप आगे जाके सुनोगे ना कि कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनी 2 बार, इनफैक्ट 3 बार वेस्ट बंगाल के अंदर सीएम आया,
कम्युनिस्ट पार्टी का। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कि आज़ादी के पहले का जो इनका एक बेस बन चुका था। कहाँ पे बेस बन चुका था? वर्कर्स में बेस बन चुका था इनका, और पीजेंट में बेस बन चुका था इनका। और देखो ममता दीदी का मैंने आपको परसों कहा था नंदीग्राम वाला इशू जो हुआ था, वो भी कैसे राइज हुई। अब देखो उसका भी राइज अगर आप गौर से देखोगे ना, सेम उसका भी ऐसा राइज। नंदीग्राम में वो किसके लिए लड़ रही थी? आए समझ में? सीपीआई वाले क्यों सपोर्ट करते हैं उसको, उसके कार्डर के लोग क्यों उसके पार्टी में शिफ्ट है? वो भी किन के लिए लड़ रही है वहां पे? पीजेंट्स के लिए तो लड़ रही थी नंदीग्राम। वो इश्यू किनका था? पीजेंट। बेशक वो ट्राइबल लोग हैं, बट हैं तो पीजेंट्स ही ना, है तो किसानी करने वाले लोग हैं, तो उनकी जमीन जहाँ पे वो एग्रीकल्चर कर रहे थे सब कुछ। आज देखो तब उठी थी 10 साल 15 साल पहले, और आज सीएम बनी हुई है, दूसरा टर्न है उसका सीएम का। तो जो नीचे के लेवल के लोगों को सपोर्ट करता है उसका असर आपको 10-12 साल में दिखेगा। इन्होंने 43-44 में अपनी एक स्ट्रॉन्ग बेस कर दी, और आप देखोगे 60s में जाके इनकी गवर्नमेंट बनती है। 60s में भी इनकी गवर्नमेंट बनती है, 77 में भी इनकी गवर्नमेंट बनती है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुए हैं? 40s में जाके। क्लियर हो गया? देखो उसके बाद क्या हुआ, 43-44 में सब चीजें चली, इंडिया आजाद हो गया 1947 में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे हमारे? जवाहरलाल नेहरू बने? पक्का? पक्का? चलो फिर ठीक है, आप लोग बोल रहे हो तो नेहरू जी बने। ठीक है, 1950s में और 51 में एक कमेटी बनी, पढ़ाऊंगा आप लोगों को लैंड रिफॉर्म्स में, अयप्पा कमेटी। उसने लाया है इंडिया में क्या लाया इंडिया में? अब लैंड रिफॉर्म क्या है जी? व्हाट डू यू मीन बाय लैंड रिफॉर्म? लैंड रिफॉर्म यही है, अब फॉर एग्जांपल इसी के हिसाब से देखते हैं तो ऐसे कर देते हैं, तो ऐसे करते हैं, तो ऐसे रख देते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारा ज़मीन किसके पास है? ये थोड़ी सी ज़मीन किनके पास है? ठीक है, सेम प्रोपोर्शन नहीं है ना, ज़्यादा कौन ये एंजॉय कर रहा है? ठीक है, गवर्नमेंट बोलेगी हाफ हाफ। दिस इज लैंड रिफॉर्म, दिस इज लैंड रिफॉर्म, कि हाफ आपका और हाफ इनका। या अगर और बंदे आ जाएंगे तो गवर्नमेंट बोलेगी ऐसे होना चाहिए, इसका 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 बराबर। दिस इज कॉल्ड एज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड। तो गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? लैंड। यही यहाँ पे यही प्रॉब्लम थी मेन, कि ओनरशिप इनके पास थी नहीं, बेचारे वहाँ पे शेयर क्रॉपर थे, टेनेंट थे, बेचारे मेहनत पूरे साल करते थे, लास्ट में प्रोडक्शन जब लेने की बात आती थी तो वो सारी दान उठा के अपने घर पे ले जाते थे, खिड़की में से 2 बोरियां ले लेते, जाओ बेटा हो गया तुम्हारा काम। तो इतना ही था। तो अब अगर ओनरशिप ही ना हो जाए उनके, आपको नहीं लगता रूट कॉज यहीं पे, मेन जड़ प्रॉब्लम यहीं पे? अगर वो जमीन ही उनके नाम हो जाए तो उनकी जमीन से दान कौन उठाएगा? फिर पहले आप उस जमीन पे काम कर रहे हो, अब वो जमीन आपकी ही है तो जो मर्जी करो। और अगर मैंने आपकी जमीन से उठा के जो भी प्रोडक्शन वो उठा के ले गया तो आप तो केस कर सकते हो डायरेक्टर। आज़ादी हो गई कि भैया मेरी जमीन से उठा के कैसे लिया इसने, पहले तो ओनरशिप नहीं थी, अब आपके पास क्या आ गई जी? ओनरशिप। डन आ गया, यहाँ पे ओनरशिप मिल गई। अब एक्चुअल में लेकिन क्या हुआ? लैंड रिफॉर्म्स तो इंडिया में आ गए, इंट्रोड्यूस तो हो गए, सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस हो गए, बट जब मैं आपको लैंड रिफॉर्म्स पढ़ाऊंगा, कितनी स्टेट्स में लैंड रिफॉर्म्स अच्छे आए हुए हैं? पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में और बंगाल में भी। लेकिन बंगाल में लैंड रिफॉर्म कब अच्छे हुए ना? 50s में नहीं हुए। बंगाल में लैंड रिफॉर्म हुए अच्छे 1977 में। 1977 से पहले वहां पे लैंड रिफॉर्म्स अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो पाए? क्योंकि वहां पे डोमिनेशन था। किन लोगों का डोमिनेशन था? लैंडलॉर्ड्स का। तो उन्होंने उस तरीके से अपने वहां पे कानून लाने ही नहीं दिए, या अगर कानून आए तो वैसे कानून आए जिनमें बहुत ज्यादा क्या होते थे? लूप होल्स। अब आप लूप होल्स क्या बोलोगे? जैसे एक नाम होता है बेनामी, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है बेनामी, याद है आप लोगों को बेनामी? क्या बोला था मैंने बेनामी के बारे में? बेनामी लैंड। गवर्नमेंट ने अगर एक लिमिट लगा दी कि भैया एक बंदे के पास 50 कनाल से ज्यादा नहीं हो सकती है, तो अगर किसी के पास ही 500 कनाल था तो उसने क्या करना शुरू कर दिया? 50 अपने पास रखा, बाकी 450 कनाल अपने गेट वाले के नाम पे, नौकर के नाम पे, नौकर की वाइफ के नाम पे, बच्चों के नाम पे। कुछ ऐसे थे डमी, डमी कैंडिडेट मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जैसे मोतीलाल।
वो कहाँ, तब कौन सा इतना कंप्यूटराइज सिस्टम था, वो चेक करेंगे, देखेंगे मोतीलाल है, आधार सिस्टम बना हुआ था, बायोमेट्रिक होगा, कुछ भी नहीं था। तो लिख दिया मोतीलाल के नाम पे जी 50 हैं, इसके नाम पे, जो कुछ नाम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे दुनिया में। और नौकर जो शेफ था आपका, जो खाना बनाएगा आपके लिए, मवेशियों को संभालेगा, उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया। तो लूप होल्स निकाल दिए कानून के अंदर। और यही रीजन था कि वो कभी उस तरीके से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया बंगाल के अंदर। बेशक नाम का लैंड रिफॉर्म आ गया था, 50-50 का नाम सबको मिल गया था, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, वाकई में लैंड किसके पास था तब? लैंड लॉर्ड के पास था, ज्योतिदार के पास था कि अध्ययदार के पास था? आज भी लैंड कौन ले रहा था? वही ले रहा है, बिकॉज इन द लूप होल्स इन द। लिखो इसको पहले, फिर आगे और चलते हैं 60s में फिर क्या हुआ। देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस, after independence, the central government introduced land reforms stop. On the other hand, Britishers, on the other hand, Government of India, also took control of Bengal situation through military action. Stop. It was also decided that the rights of peasants should be given on immediate effect. कौन से राइट्स जी? राइट्स क्या होंगे उनके जी? वही 1/3 वाला। हाँ, डन हो गया। This led to the dilution of Tehbaga movement. Stop. पैरा चेंज करो। Due to certain loopholes, in legislations related to land reforms, landlords आएगा, landlords है ना, landlords were able to retrieve the land by false means. मीन्स के आगे डैश लगाना और डैश के आगे लिखना बेनामी लैंड। अब समझ में आ गया ना, बेनामी। डन जी, क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है।
अब जब मुझे एक चीज़ बोलो, गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए तो मूवमेंट थोड़ी सी शांत हुई, बोला चलो लैंड रिफॉर्म आ गए, राइट्स मिलने की गवर्नमेंट बात कर रही है, अब अपनी गवर्नमेंट है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, अब ब्रिटिशर्स नहीं है, मानेंगे नहीं। लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी हरकतें होने लगी बेनामी वाली, या कानून लाने नहीं लगे, या कानून आते थे तो क्या करते थे, करप्शन कर देते थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पैसे चढ़ा देते थे, बोला आना ही नहीं, ये नहीं करना, ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी। तो मुझे लगता है इससे क्या होगा, फिर मूवमेंट फिर से जागेगी कि ख़त्म हो जाएगी? जागेगी। नक्सलवारी की भेंट बन रही है, अब रेडी हो रही है। तो क्या हुआ, मूवमेंट तो बैठी नहीं थी, मूवमेंट सिर्फ ठंडी हुई थी, मूवमेंट ख़त्म नहीं हुई थी। मैंने कहीं पे नहीं लिखा है कि मूवमेंट का एंड हो गया है, ठीक है। मूवमेंट तेवा का मूवमेंट क्या हुई थी, सिर्फ शांत हुई थी कि कुछ टाइम के लिए देखा गया कि चीज़ें अच्छी हो रही कि नहीं। बट जब उन्होंने देखा कि उस तरीके से चीज़ें बन नहीं रही हैं, 1960 में क्या हुआ, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मैंने कहा थी जो रीजन बनी, सीपीआई। इसके दो टुकड़े हो गए, ठीक है, ये आज भी हैं। एक थी सीपीआई जो ओरिजिनल है, वही नाम रहा, दूसरी बनी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है। ये कब बना जी, ये 1916। अब आप बोलोगे सर ये क्यों हुआ जी, इसके पीछे का रीजन क्या था? इसके पीछे का रीजन ये था, ये वाली पार्टी बोल रही थी कि ठीक है कांग्रेस आई हुई है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हैं, ठीक है, एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स उठा रही है, हमें उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए और हमारे स्टेट्स के जो इश्यूज हैं, जो पीजेंट्स के इश्यूज हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इन्होंने कहा ना, हम अपनी आर्म्ड स्ट्रगल को कंटिन्यू करेंगे। अब इसको आर्म्ड मत बोलो, वायलेंट बोलो, आर्म्ड उस तरीके से नहीं हुई थी। हमने अगर इक्वालिटी को लाना है, हमने अगर उस इक्वालिटी को ज़मीन पे लाना है, तो हमें कंटिन्यू करनी है अपनी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। हम गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे, हमें गवर्नमेंट में विश्वास नहीं है, हम इलेक्शंस वगैरह बातों में नहीं जाने वाले, हम इसमें जाएंगे आई वायलेंस स्टेप। इन्होंने क्या कहा, नहीं जी हमें कांग्रेस पे भरोसा है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा जी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना, ध्यान से सुनना, देखो बहुत आराम से बोल रहा हूँ। दो फैक्शंस बने, एक सीपीआई, एक सीपीआईएम। सीपीआई ने बोला कांग्रेस से भरोसा है, ठीक है सब अच्छा है। सीपीआईएम ने कहा ठीक है आपको भरोसा है उन पे, बट हम अपनी जो रेवोल्यूशनरी वाली स्ट्रगल है उसको क्या करेंगे, कंटिन्यू, उसको हम रोकेंगे नहीं। लेकिन ध्यान से सुनना, हम इलेक्शंस में भी जाएंगे, हम अपनी स्ट्रगल ये वाली भी रखेंगे, वायलेंट वाली स्ट्रगल रखेंगे, जब तक हमें अपना हक नहीं मिलेगा, स्कफल हो, लड़ाइयाँ हो, जो भी हो, एजिटेशंस हो, हम बंद नहीं करेंगे जब तक कि इक्वालिटी मेंटेन नहीं होगी। लेकिन हम इलेक्शंस में भी भाग लेंगे। तो आपको नहीं लगता है ये दो क्या बोलते हैं उसको, किश्तियों के ऊपर सवार थे? यहां से भी जाएंगे तो क्या होता है जब दो किश्तियों में सवार होता है, डूबता है वो। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं रन विद द हेयर एंड हंट विद द हूंड्स। रन विद द हेयर एंड हंट विद द हूंड्स का मतलब होता है कि ये बोल रहा है कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम ये भी अच्छा करेंगे, हम वो भी अच्छा करेंगे। तो लास्ट में एंड में क्या होगा, ना ये अच्छा होगा ना वो अच्छा। चलो इनकी सोच थी, तो इन्होंने अपनी ये वाली मूवमेंट भी जारी रखी और साथ में बोला कि हम आगे जाके इलेक्शन आएंगे तो हम उसको भी देखेंगे। इन्होंने क्या बोला, नहीं जी हमारा, तो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ गया इन दोनों के बीच में। जैसे कांग्रेस का हुआ था मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, समझ लो ये वही है। सीपीआई वाले हो गए मॉडरेट और ये वाले कौन लोग गए, ये हो गए एक्सट्रीमिस्ट। खत्म हो गए जी, मसला खत्म। अब इसके बाद 1964 में इलेक्शंस होते हैं, क्या आते हैं जी, इलेक्शन, स्टेट के इलेक्शंस। और टू द सरप्राइज ये नहीं जीतते हैं,
ये इलेक्शन जीत जाते हैं और फुल मेजॉरिटी से जीतते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, कितनी अजीब सिचुएशन होगी, ध्यान से समझो इस सिचुएशन को। इसकी सरकार बन गई, इसका सीएम बनेगा, ये नहीं बनेगा, कौन बने ये? इनकी आइडियोलॉजी क्या है? एक्सट्रीमिस्ट। ये क्या बोलते थे, हम वायलेंट स्ट्रगल भी करते रहेंगे और साथ में क्या करेंगे जी, जाएंगे। अब क्या बन गए? इलेक्शन, अब गवर्नमेंट बन गई। अब मुझे एक चीज बताओ, खुद ही गवर्नमेंट है, खुद ही वायलेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, अजीब नहीं लगेगा? सीएम भी इन्हीं का, और जो सड़क पे पत्थर मार रहा है वो भी इसी पार्टी का, तो सीएम पकड़ेगा किसको? सोचो जरा, ध्यान से सोचो इस चीज को। फॉर एग्जांपल इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर किसका? बीजेपी का है। सोचो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, पार्टी के वर्कर्स हैं, वो सड़क पे पत्थर मारने लग जाए, गवर्नमेंट ये चोर है, गवर्नमेंट पागल है ये। कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो गई, क्योंकि वो बोलेगा हक, हमें हक चाहिए अपने, तो जब तक उसको हक नहीं मिलेंगे बोलेगा हम लड़ेंगे तब तक, तो वो लड़ेगा किसके अगेंस्ट में? लेकिन अब, और ये किसको मारेगा? अपने बंदों को, जो इसके साथ में अभी तक चल रहे थे, ये उसको मारेगा, पुलिस आएगी, मारेगी, पीटेगी, जेल में ले जाएगी। और ये किसके अगेंस्ट में नारे लगाएगा? अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो काफी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन होगी। तभी मैंने कहा ना, ये इस रास्ते में भी चल रहे थे, इसमें चल रहे थे, लास्ट में इन्हें डूबना था, और यही डूबने वाली शुरुआत हुई। ठीक है, तो क्या हुआ, इनकी गवर्नमेंट बन गई, लेकिन इससे शुरू में एक मसला हुआ। शुरू में क्या हुआ, अब जैसे गवर्नमेंट बन गई हम लोगों की, ऐसे सीपीआई, जो भी इनके वर्कर्स थे, कार्डर्स थे, उन्होंने बोला अच्छा अब आएगा मजा, अब हम देखते हैं कौन हमको रोकता है, क्योंकि उनको लगा हमारा सीएम, हमारी गवर्नमेंट। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पहले वो सिर्फ जाके लैंडलॉर्ड्स को बोलते थे, अब वो जाके पहले, हाँ समझ में आया, मतलब मारा क्यों, पर तुझे नहीं पता मारा क्यों। चलो, इन्होंने अलग अलग इनकी फिर ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, और ये इन्होंने डिक्लेयर क्या बोलते हैं, जाओ लैंडलॉर्ड के घर में जाओ और अपनी फसल उठा के लाओ। पहले लैंडलॉर्ड को अगर लोन वापस करना है तो बिल्कुल कम इंटरेस्ट देंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देंगे, तुम लूटते हो हम लोगों को। ये इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बनाए थे, ये चीज़ें करो तुम, जाके अपने लोगों को बोल रहे थे लैंडलॉर्ड के घर जाओ, अगर दे रहा है तो ठीक, नहीं दे रहा है तो फोर्सफुली लेके आओ अपना हिस्सा। हाँ, उसका जितना हिस्सा है वो छोड़ के आना। हाँ, तुम्हारी ज़मीन उसने हथियाई हुई है, उसको भगाओ वहाँ से, अपनी ज़मीन को वापस लो। हाँ, अगर लैंडलॉर्ड अपनी ज़मीन खुद लगा रहा है, पहले कि किसी से लगवा रहा है, लगवा नहीं रहा है, खुद लगा रहा है, तो उसकी ज़मीन मत छीनो। अगर खुद लगा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर उसके पास बहुत सारी ज़मीन है, जितने भी उसका काम हो सकता है इतना ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उसने और रखी हुई है, जानबूझ के बोल रहा है मैं खुद लगा रहा हूँ, तो सब छीन के आपस में बांटो। इतना मोटिवेशन क्यों आ गया, इनकरेजमेंट कहाँ से मिल गया इनको? पहले भी धमकी देते थे, लेकिन अब सीधे घर जाते हैं और सीधे घर में बैठ के, सोफे पे बैठ के ऐसे टांग पे टांग रख के, हाँ क्या करना है बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्यों? क्योंकि अब इनको क्या मिल गए, इनको पता है गवर्नमेंट पीछे, कौन पकड़ेगा, पुलिस हमारी, गवर्नमेंट हमारी, डर निकल गया ना। ये हिंदी में वो है, मैंने पहले भी बोला था मुहावरा, हमारे सैया कोतवाल, अब हमें कहाएगा डर, समझ रहे? तो अब पावर किसके हाथ में है, इनके अपने, तो किस बात का डरना, जेल में भी ले जाएंगे, दूसरे जुट जाएंगे, और जेल में लेगा कौन पार्टी हमारी पावर में है, तो हमको कोई हाथ लगा के दिखाया, जैसे बोलते हैं कोई पकड़ लेता रास्ते में, रुको अभी बताते हैं तुमको, हेलो मंत्री जरा बात करना है थोड़ा, तो कोई पुलिस वाले आएंगे पकड़ेंगे, वाले यार बात कीजिए थोड़ा सा, गधे हो तुम, भागो यहाँ से। तो इनको एनकरेजमेंट मिल गई, तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने ये चीजें, लेकिन और इन्हें धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, जो ये वाले एरियाज थे ना नक्सलबारी के या बंगाल के, इनको अपने अंडर करना शुरू कर दिया, ये सारे एरियाज को अपने अंडर लेना शुरू कर दिया, और जहां जहां पे इनका रूल, यानी कि एक किस्म की ना पैरेलल गवर्नमेंट बना दी इन लोगों ने। एक गवर्नमेंट थी जो इनकी जो स्टेट को चला रही थी, एक गवर्नमेंट वो थी जो गांव-गांव में जाके लैंडलॉर्ड से जमीन ले रही थी, और वो जमीनें किस में बांट रहे थे, पीजेंट्स में बांट रहे थे। तो धीरे धीरे इन्होंने ना अपना एरिया एक्सपैंड करना शुरू कर दिया।
ये बात पहुंची ऊपर तक, कहाँ तक पहुंची, सीएम तक। बोला नीचे ये ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं, उन्होंने पर्ल गवर्नमेंट बनाई है, लैंडलॉर्ड्स को जाके पीटते हैं, उनकी ज़मीनें ली हैं, अपनी वहाँ पे फौजें खड़ी कर दी हैं, अलग अलग रूल बना दिए हैं, रेगुलेशन बना दी। बोलते अच्छा ये हो गया है। बोलते आपके नाम पे ऐसे हो रहे हैं। सेंटर से फ़ोन आ गया कि आपके यहाँ पे ऐसा कैसे हो रहा है। उन्होंने एक ये भेज दी, सेंट्रल एक कमेटी भेज दी कि जाओ देखो बंगाल के अंदर क्या हो रहा है। जैसे पिछले दिनों में बीजेपी वालों ने भेजी हुई थी जब इंसिडेंट हुआ था इलेक्शन के तुरंत में, ठीक है, तो उन्होंने भेजी। तो ऐसे फिर होता है ना कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। फिर बोला ऐसे हो रहा था, अब इनको मजबूरी में बोलो या कैसे भी बोलो, इनको क्या उठाना पड़ा, स्टेप। और स्टेप क्या उठाया, बहुत पिटाई हुई, बहुत मारा गया, पुलिस की फायरिंग चली, मार पिटाई हुई, जेलों में डाला, बहुत की डेथ हो गई। किन लोगों की डेथ हो गई, इन लोगों। जैसे ही इनके अगेंस्ट में एक्शन हुआ ना, इन्होंने बोला यार ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, हम तो, ये तो हमारे ही लोग थे, ये तो हम में से ही बने हुए लोग हैं, और आज इन्होंने हम पे ये कर दिया। तो इधर क्या हो गया, 1965 में के आसपास CPIM फिर से टूट गई, और इसमें से बने बहुत कुछ। NKS में इसका नाम बताऊंगा, रुक जाना अभी। NKSS, CG, और एक और जिसका नाम आप सब ने सुना होगा, CPIML, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट। लेकिन अब फर्क क्या है, ये तीनों की जो पार्टीज है ना, ये दे आर डायरेक्टली नो इन्वॉल्व इन आर्म्ड स्ट्रगल। और जर्नलिस्ट ने इनको क्या नाम दिया, नक्सलाइट्स। ये लोग नक्सलाइट्स, एंड दिस गिव राइज टू अ नक्सलबारी। यहां से शुरुआत हुई फिर किसकी, एक्चुअल में बेस इसका कौन है, पुराना है, लेकिन यहां से शुरुआत, इन्हें बोला बस बहुत हो गया। इसमें चारू मजूमदार बहुत सारे लीडर्स थे, इन्होंने बोला बस बहुत हो गया। फिर इन्हें आर्म स्ट्रगल, गन्ने उठाई, एक किस्म का जिसको हम मिलिट्री कैरेक्टर्स बोलते हैं, IAG जिसको हम बोलते हैं, वो बन गए, ये स्टार्ट हो गए। फिर ने बोला नहीं, अब ये गवर्नमेंट हमारी नहीं। स्टार्टेड द आर्मर्ड रेबेलियन अगेंस्ट द सिस्टम, अगेंस्ट। अब इनके दुश्मन सिर्फ लैंडलॉर्ड नहीं थे, अब इनके दुश्मन गवर्नमेंट भी बन गई। तो यहीं से शुरुआत हुई। ये नाम जो नक्सल है ना, ये नाम इन्होंने खुद को नहीं दिया है, ये नाम मीडिया ने इनको दिया है, और इन्हीं को कहा गया नक्सल्स। और आज तो नया वर्ड है अर्बन नक्सल्स। बताओ लोगों में, ठीक है। तो ये लोग क्या कहलाए, नक्सलाइट्स, जो आज आप लोग सुनते हो नक्सल। आज के बाद कोई अगर पूछेगा आप लोगों से कि नक्सल और मऊ या माओइस्ट और नक्सल्स में फर्क है कि नहीं, आप बता सकते हो। बोलोगे कि सर माओ जो है वो तो रेड कॉरिडोर एरिया है, वो ट्राइबल लोग हैं, जो गरीब हैं, अनडेवलप्ड हैं, वो लोग हैं। और नक्सल एक्चुअली एक पीजेंट मूवमेंट शुरुआत हुई थी, उसके पीछे का रीजन क्या था, पीजेंट मूवमेंट थी, जो शुरू कहां से हुई, तहबाका से, एंड अल्टीमेटली कहां पे पहुंच गई, नक्सल में पहुंच गई। नक्सल वर्ड इसलिए दिया गया क्योंकि नक्सलबारी विलेज था, इसलिए मीडिया ने बोला नक्सलबारी जगह के लोग जो अब आर्मड रेबेलियन कर रहे हैं, कौन लोग हैं वो, नक्सल। जैसे कश्मीरियों को बोलेंगे कश्मीरी, कश्मीर के कश्मीरी, जम्मू को क्या बोलेंगे, जमुनाइट्स। तो वैसे नक्सलबारी के लोगों को क्या बोला गया, नक्सल्स। अब हमारे दिन ऐसे ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है नक्सल्स, बट अब इन लोगों के आर्मड रेबेलियन, गन ने उठाना शुरू कर दिया, तो अब हम जब भी नक्सल वर्ड सुनते हैं तो हम बोलते हैं यार नक्सल मीन्स हथियार होके घूम रहे होंगे इधर उधर। नहीं तो अगर समझो ऐसा कुछ नहीं हुआ था और नक्सलबारी के लोगों हम बोलते हैं अच्छा ये तो नक्सल लोग हैं जो नक्सलबारी में रहते हैं, तो कोई इश्यू होता किसी को नहीं। अब यहाँ पे आर्मड रेबेलियन होता है, रेवोल्यूशन हो रही है, तो इसकी वजह से अब हमारे दिमाग में नक्सल वर्ड जो है वो अच्छे से हम उसको नहीं देखते। तो इन लोगों ने आर्मड रेबेलियन, तब से लेके ये सब चीज़ें चल रही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर किसी चीज़ के एग्रीमेंट करता है, फिर इसके भी बड़े सारे, इनमें से बहुत टुकड़े निकले, इनके और फैक्शंस हुए, फिर और फैक्शंस और फैक्शंस और फैक्शंस हुए। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जब ये लोग बने अच्छी खासा बहुत वायलेंस हुआ बंगाल के अंदर, बहुत बुरा हाल हुआ, लोगों की डेथ्स हुई, ये लोग इन्वॉल्व हुए, आर्मी की डेथ हुई। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएट, कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, CPI की गवर्नमेंट नहीं आई, उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आई और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इनको खदेड़ा बहुत अच्छे से, कोई भी इनके अगेंस्ट में दया कंपैशन नहीं दिखाया।
और इतना पर इनके लीडर की भी डेथ हो गई, जितने भी ग्रुप थे सबके लीडर्स की डेथ हो गई, और अल्टीमेटली इनकी मूवमेंट को उन्होंने बिल्कुल निचोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 77 में इनकी सरकार फिर से आई CPI में। लेकिन उस टाइम पे अब उन्होंने बोला कि एक्सट्रीमिज्म में कुछ रखा नहीं, सुधर गए थे, बोलते इसमें कुछ रखा ना, हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा ताकि ऐसी हरकत बंगाल के अंदर दोबारा ना हो। 1977 में ये लोग, हो सकता है आपने सुना हो, इन्होंने शुरू किया ऑपरेशन सिर्फ एक ही स्टेट है पूरे हिंदुस्तान की जहां पे लैंड रिफॉर्म्स के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेशन बुर्ग। ऑपरेशन बुर्ग का मतलब है कि अलॉटमेंट ऑफ द लैंड्स एवरीवन इन द स्टेट। बुर्ग अलग किस्म का एक स्पेशल स्टेट ने शुरू किया प्रोग्राम ताकि अच्छे से क्या ला सके, लैंड रिफॉर्म। और इसके बाद बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स बहुत अच्छे से आ गए। और मेजर प्रॉब्लम क्या थी, यही थी लैंड रिफॉर्म्स की। तो बर्ग के बाद जब CPI ने लैंड रिफॉर्म्स लेके आया, तब से लेके आज तक बंगाल में नक्सल्स की सिचुएशन नहीं है। बट एक बात याद रखना, जो नक्सल की शुरुआत बंगाल से हुई थी, आज वो बंगाल में नहीं है। आज वो बंगाल को छोड़ के बाकी दूसरे नेबरिंग स्टेट्स में है, लेकिन बंगाल में वो नक्सल की जो मूवमेंट थी वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। वो क्यों खत्म हुई, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑपरेशन बुर्ग। क्योंकि ऑपरेशन बुर्ग ने वो जड़ को ही खत्म कर दिया। जब जमीनें सबको बराबर मिल गई तो बात वहीं पे खत्म हो गई, डन हो गया। थोड़ा बहुत लिखो फिर एंड होता है, आज इतना ही करते हैं। लिखो क्या लिखा था लास्ट हमने, बेनामी। पूरी लाइन बताओ। ठीक है, लिखो। In 1960s, in 1960s, there was a active mobilization of Communist Party there was an active mobilization of Communist Party to deal with the problems of land reforms, at the ground level. This led to large scale demonstrations, large scale of demonstrations, agitations and protests in 1964. The Communist Party of India got divided into two parts. लिख दो कौन कौन से पार्ट्स हैं, ऐसे ही बना देना जैसे इधर बनाया हुआ था। 1964 CPIM ये लिख देना। सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में रिफॉर्म्स चाहते थे CPIM। इलेक्शंस प्लस वायलेंस या प्रोटेस्ट एंड एजिटेशन, इलेक्शन प्लस वायलेंट स्ट्रगल दोनों। डन। डन हो गया, बना दिया ये। देखो इन 19 ऐसे लिखना स्टॉप करिए। ड्यूरिंग 1967 इलेक्शंस
CPIM 67 इलेक्शंस वो फैक्शंस मैंने कहा था 67 elections, CPIM emerged as a major political party top. This win boosted the confidence of cadres, boosted the confidence of cadres of CPIM stop. The cadre of CPIM got involved in various kinds of violent protests and revolutionary struggles. Stop. Even they established parallel government in different villages of West Bengal. Stop. This created a law and order. This created a law and order problem. This created a law and order problem in West Bengal. So the said government took the movement with iron nails. क्या मतलब होगा took the movement with iron nails? took the movement with iron nails क्या मतलब होगा ऐसा? घसीटा, पीटा और मारा, ये मतलब होता है took the movement with iron nails. ठीक है. Stop. This shattered the faith of cadres of CPIM which ultimately expressed in the form of further factions in CPIM. ठीक है, वो लिखो NK++। इसका ये पता है, फुल फॉर्म लिखना तो लिख दो। नक्सलबारी, फुल फॉर्म में लिखना चाहते हो, नक्सलबारी कृषक KRISHAK, कृषक लिख दिया। नक्सलबारी कृषक संग्राम SANGRAM, संग्राम सहायक SAHAYAK, सहायक समिति।
अच्छा फिर क्या लिखा हमने, सीजी का लिखो कुमीन, COMMUNE, COMMUNE, कुमीन ग्रुप। वो ये तो आपको पता ही है, ML मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। एक और था रेड फ्लैग, लिखना चाहते हो तो लिख दो, रेड फ्लैग ग्रुप, RFG, रेड फ्लैग ग्रुप। इन्होंने शुरुआत की थी फिर वो वाली गोरिल्ला टैक्टिक्स, याद है मैंने आप लोगों को, जब ने आर्मी स्ट्रगल शुरू किया ना, फिर गोरिल्ला टैक्टिक्स पे आ गए थे। गोरिल्ला टैक्टिक्स बताया था मैंने, आप नहीं आए थे शक्ल। गोरिल्ला टैक्टिक्स होता है कि एक साथ अटैक नहीं करते, 5-5 4-4 बंदे जाएंगे। और ये किसका ये है पता है, किसका है, किसने बताया था दुनिया में गोरिल्ला टैक्टिक्स? नहीं पता है इसका नाम भी? लियो, इसकी टेक्निक है गोरिल्ला टैक्टिक्स की, इसी से इंस्पिरेशन ली थी। गोरिल्ला टैक्टिक्स होता है जैसे आर्मी है 100 बंदों की, तो कह रहे हैं 10-10 बंदों को भेजेंगे, वो ज़्यादा नुकसान करेंगे, तो ये भी वो करते हैं गोरिल्ला। गोरिल्ला होता कौन है एक्चुअल में, है? गोरिल्ला कौन होता है, देखा है गोरिल्ला कभी, कहाँ पे देखा है? वो क्या करते हैं गोरिल्ला, ऐसे नाच रहे होते हैं, ऐसे नाच रहे होते हैं, तो ऐसे ही 2-3 बंदों को भेजेंगे, वो यहाँ से गोली मारेगा, यहाँ से गोली मारेगा, सामने नहीं आएंगे, झाड़ियों में छिप जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं गोरिल्ला टैक्टिक्स। लिख दिया ये, स्टॉप। दिस लेड टू द राइज ऑफ फुल फ्लेज्ड armed rebellion, full-fledged armed rebellion called as Naxalism, called as Naxalism, and the people involved in Naxalism, were called as Naxalites, were called as stop. In 1971 किसकी गवर्नमेंट थी सेंटर पे 71 में? इंदिरा गांधी, हाँ इंदिरा गांधी, ठीक है। इन 1971 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी, इसी साल में बांग्लादेश नहीं आज़ाद हुआ था, बस इसने बोला लगे हाथ इनको भी निपटा दो, बहुत हो गया इनका भी, क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव लेडी थी। अगर आज तक होती तो मुझे लगता है पाकिस्तान का इशू सॉल्व हो गया होता, या तो इधर आया होता या हम आ गए होते, लेकिन मुझे लग रहा है काम तमाम हो गया होता, आज टेंशन नहीं होती इतनी। ठीक है चलो, उस टाइम वक्त होता है ना, वक्त वक्त की बात होता है। आज दुनिया बहुत आगे निकल गई है, इकोनॉमी, आज वॉर करेंगे तो इकोनॉमिकली बहुत लॉस होगा, पीछे 70s की बात थी, लड़ लिए होते, आज तक सब ठीक हो गया होता। ठीक है चलिए, जूनियर टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी, क्या लिखा फिर हमने आगे, बस इतना ही। 1971 जूनियर टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी, सेंटर कॉमा करके, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखना, सेंट्रल गवर्नमेंट ruthlessly suppressed the CPIM leaders as well as hardcore members, hardcore हो गया जो वो aggressive, orthodox, hardcore members, stop, some were killed while others were jailed. Stop, some were killed while others were jailed. In 1977 CPM again came to power,
but this time they realized that peace can be established only after the land issue peace can be established only after the land issue get settled. Stop. They started ऑपरेशन, इसको ब्रैकेट में रखना, ठीक है, ऑपरेशन बुर्ग. They started operation burg for the implementation of land reforms, Stop. After this operation, the Naxalite movement disappeared from the region of Bengal, but it transferred to the neighboring states where land reforms was absent. Stop the bus. That was all about today's class. क्लियर है? इसको अच्छे से रिवाइज करना. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं इस बारे में, कहीं पे कोई दिक्कत? सिंपल बात करना अगर हम देखेंगे, देखो ध्यान रखिए, बट मिलता तो काफी सारी चीजें ये दिया लास्ट में 10 के केस में हमारा के बाद क्या होगा 42 43 में जैसे है आपकी फ्लड कमीशन में एक ने कहा कि एक दिन में लो उसका बाकी रिसर्च का आपको किसको देना 20 बट वो उनको मिला नहीं. इसी की वजह से सीबीआई ने काफी ज्यादा काम किया के, तो काफी ज्यादा उनके बीच में फेमस. हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स लाया तो गवर्नमेंट खामोश, बट फिर भी उन्होंने क्या किया, लैंड रिफॉर्म्स लूपहोल्स निकाला. लूपहोल्स के बाद फिर भी उस तरीके से जैसे होना चाहिए. लास्ट क्या हुआ, फिर से एक्टिव हो गए और एट लास्ट क्या हुआ, इनके फैक्शंस. एक ने कहा कि हम अपनी रेवोल्यूशन कंटिन्यू करेंगे, दूसरे ने कहा कि हम इलेक्शन सारा फोकस करेंगे और सारा फोकस करेंगे कांग्रेस का में भरोसा है. बट लेटेस्ट स्टेज में क्या हुआ, जब इलेक्शन आए तो सीपीएम ये जीत गए. जब ये इलेक्शन जीत के तो इनकी पार्टी आ गई, इनके वर्कर्स ने नीचे ग्राउंड लेवल पे कर दिया अफरा मचा. इनके बाद पहुंची, इन्होंने एक्शन किया, एक्शन किया, उनको वोट हो गया. उनको जब वोट हुआ तो उन्होंने फिर अलग से यहीं से शुरुआत हुई नेशनल. और ये मूवमेंट चलते रहे 4-5 साल अच्छे से. 97 में इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश को आजाद कर सुबह लगे हाथ कभी काम कर दिया. आधे लीडर्स की डेथ हो गई, आधे में जेल हो गई. जो बच्चे थे वो उनको सरेंडर कर दिया उन्होंने, तो छोड़ दिया. उसके बाद भी ये मूवमेंट उस तरीके देखने की जो बेसिक प्रॉब्लम थी लैंड की, वो इशू नहीं होता. सिर्फ लोगों को मारा हमने, खत्म किया मिलिटेंट ग्रुप्स को, लेकिन लैंड इशू तो वही था. फिर से आई, लेकिन रियलाइज किया कि से इनका वही रहा है, ऐसे चलते आ रहे हैं. ग्राउंड लेवल पे किया. अच्छा, लेकिन वहाँ हर जगह फैल गई वो मूवमेंट. वहाँ पे आज हो गया क्लियर. about the Naxalbari movement. The Naxalbari movement is actually purely a peaceful movement which got transformed into a violent struggle. आपसे आज के बाद अगर कोई पूछेगा तो बोलना बोला सर एक्चुअली नक्सलबारी पीसफुल मूवमेंट थी जो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, बट ड्यू टू द एट्रोसिटीज ऑफ द सिस्टम they get converted into the
प्रेजेंट मूवमेंट ये जो आपने सिस्टम तो ऑल अबाउट टुडेस क्लास हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे तब तक क्वेश्चन करो इस संडे को ठीक है